हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चाइल्ड पेडागोजी के सेशन में। आज का ये हमारा सेशन होगा सेशन नंबर 5। इससे पहले जो हमने सेशन किए हैं वो ऑलमोस्ट चाइल्ड पेडागोजी के 4 सेशन कर चुकी हूँ मैं, जहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और रही बात इसकी कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एमसीक्यूज़ के दौरान तो वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने तैयारी ही नहीं की है, अभी आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है बहुत अच्छे, या आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे मैं पढ़ती थी या अभी भी मैं पढ़ती हूँ, तो जब कोई एमसीक्यू सॉल्व करिए तो वहाँ से आपको एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिससे रिलेटेड 10 और एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं। तो आप वो टॉपिक, वो पर्टिकुलर, जैसे किसी विद्वान के बारे में पूछ लिया तो उस विद्वान को नोट डाउन करके उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उसकी थियरी, उसका जो भी होता है, तो वो सब अपने उसमें नोट करिए। अपने नोट्स को खुद से बनाइए, गूगल करिए, इंटरनेट पे ढूंढिए, सब कुछ करके उसके बाद आप इस तरह से एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपके जो फिर सेल्फ हैंड अपने जो नोट्स बनेंगे वो एनरिच होंगे आपके, क्योंकि आपने मतलब इतनी मेहनत कर रखी है एक एक टॉपिक पे। तो आप फिर कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं अभी ये मुझसे छूट रहा है। तो अगर आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, आपको लगता है कि फला टॉपिक छूट गया है, तो तुरंत उसको नोट डाउन करके उसके बारे में और जानकारी निकाल लिया करिए। सबसे अच्छा तरीका है। तो आज हमारे ये 5वां सेशन है, तो इससे पहले के सेशन अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो भाई, अब नर्सरी शिक्षा प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट था वो इटली की शिक्षाविद थी मारिया मोंटेसरी जी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। और उन्होंने जब ये बोला तो उन्होंने बताया कि परिवार जो होते हैं वो बालकों की पहली पाठशाला होते हैं, और बात बिल्कुल सही भी थी। तो उन्होंने बोला, तो उनके हिसाब से जो विषय वस्तु थी वो था मेरा परिवार। तो यहाँ जो आंसर है वो मेरा परिवार। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने का श्रेय मारिया मोंटेसरी जी को जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आप भी अपने क्वेश्चंस को और एनरिच करिए, उससे नोट्स बनाइए। बाकी हम लोग यहाँ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। निम्न में कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? शैशवावस्था क्या होती है? जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके जो 6 वर्ष तक की अवस्था, उसको शैशवावस्था माना जाता है। उसके बाद आपकी बाल्यावस्था आती है, फिर कौन सी आती है, किशोरावस्था, और फिर उसके बाद आप वयस्क हो जाते हैं। तो जो शैशवावस्था है वहाँ पे जो मुख्य विशेषता नहीं है वो है, देखिए, तीव्र शारीरिक विकास तो हो रहा होता है मुझे लग रहा है, तो ये तो है। हाँ, तीव्र शारीरिक विकास होता है। ठीक है। मानसिक विकास का तीव्रतम होना, हाँ बिल्कुल, उस समय बच्चे बहुत जल्दी अपना मेंटल वो पावर बढ़ा रहे होते हैं, बढ़ रहा होता है। दूसरों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे आत्म निर्भर हो सकता है? तो नैतिकता का ज्ञान, देखिए, मॉरलिटी नहीं होती है उस अवस्था में। उनको सही गलत का कुछ भी पता नहीं होता है। आप उनको जैसा बताइएगा वो वैसा करेंगे। तो नैतिकता का ज्ञान यहाँ पे जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। समाज में लिंग समानता का मानदंड निम्न में से कौन सा हो सकता है? ये बात बहुत बर्निंग ये टॉपिक है, ये लिंग भेद, लिंग समानता, ये कहीं ना कहीं आपका आगे के उसमें भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो लिंग समानता का मानदंड कौन सा हो सकता है, यहाँ ये बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, अगर ऐसा करेंगे तो समानता का मानदंड नहीं होगा। ठीक है। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक, बिल्कुल नहीं। कक्षा 12 तक जीवित लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, हाँ। तो जो ये अप्रोप्रिएट आंसर है आपका कि 12 तक जीवित लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना करिए और बताइए लिंगानुपात आपका क्या आ रहा है, वो है लिंग समानता का मानदंड। ठीक है। और हमारी जनगणना में लिंगानुपात क्या था, शिशु लिंगानुपात क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब तो रट गया होगा क्योंकि ऑलमोस्ट दूसरी जनगणना अब होने वाली है 2021 की। तो 2011 वाला डेटा अब मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल बाद शायद काम का नहीं रहेगा। कोशिश करिए कि इसी डेटा को याद करे रहें आप, और आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि आपको नई जनगणना के नए आंकड़े वापस से रटने ना पड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण है? बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण है। पतंग और हवाई जहाज के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं। संवेगी गति विकास सामान्यीकृत अन्य भागों के विपरीत रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होती है, ये सब तो कोई बात नहीं है। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले बुदबुदाना प्रारंभ करते हैं और फिर एक भाषा को पूरा करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
तो ये जो है वो सबसे पहले देखिए, बच्चा पहले नहीं सही से बोल पाता है ना, फिर धीरे धीरे आपको सुन करके आपकी भाषा को वो ग्रहण कर लेता है। तो ये विकास हो रहा है उसका, उस जो सिद्धांत कह रहा है उसका निरंतर प्रक्रिया है। तो इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है आराम से आप लोग कर पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बाल विकास के निम्न में से किस सिद्धांत का वर्णन दिया गया है? ये वर्णन दिया गया है, बताना है कि ये किस सिद्धांत का वर्णन है। विकास सिर से पैर की अंगुली तक बढ़ता है, ये मतलब इतना बढ़िया सा सिद्धांत है, और ये बताना है कि ये किस विषय वस्तु को ले करके है। मतलब अब देखिए, समीप दुराभिमुख सिद्धांत, सरल से जटिल बिल्कुल नहीं। शिरः पदाभिमुख सिद्धांत, नाम से ही समझ में आ रहा है, शिरः जो आपकी शिरा से लेके पद पैरों तक, पैर की अंगुली तक, तो ये बिल्कुल सही है। ये उस सिद्धांत का ये वर्णन कर रहा है, ये स्टेटमेंट। तो ये सब थोड़े से ट्रिकी भी हो जाते हैं, कंसेप्चुअल भी हो जाते हैं। एक बार पढ़ लिया आपने तो आपको आगे याद बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। समूह के प्रति वफादारी जैसे विकास कार्यों को निम्न में से किस आयु वर्ग में देखा जा सकता है? हाँ, जब बच्चों के अंदर इतनी जिस वर्ग के बालकों के अंदर इतनी वो समझ आ जाए कि नहीं, उसके प्रति वफादारी करनी है, वो किस वर्ग के बालकों में देखा जा सकता है, तो ये बेसिकली बताना है। तो आप लोगों को नाम से ही शायद समझ में आ जाए। देखिए, 13 से 18 वर्ष हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। 13 से 18, 13 वर्ग बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब 13 वर्ष तक आते आते तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हालांकि ये जो इसका है सही आंसर, वो है 12 से 16 वर्ष। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। 12 साल से ही बच्चे स्टार्ट, मतलब और हो सकता है ये अप टू 12 है, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 12 से 16 वर्ष माना जाता है कि आपके अंदर वो भावनाएं आ जाती हैं कि आप अपने समूह के प्रति वफादारी और ईमानदारी जैसे शब्दों को समझने लगते हैं और उनको निभाते हैं। अब 16 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है, तो वो आपको खुद सोचना है कि 16 साल के बाद बहुत सी चीज़ें और हावी होने लगती हैं, तो हो सकता है फिर आप वहाँ से भटक जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष की आयु में पियाजे के सिद्धांत की सहायता से विकास के किस चरण का अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 7 वर्ष की आयु में, ठीक है, 7 वर्ष की आयु में किस सिद्धांत की सहायता से विकास के चरण का अनुमान लगाया जा सकता है? तो ये जो इसका सही ऑप्शन है वो है मूर्त संक्रिया सिद्धांत। फैक्चुअल है, इसमें कोई आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आराम से फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, रट लीजिए। जो पियाजे का सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का, वो अलग अलग आयु वर्गों के चरणों के लिए था। तो 7 वर्ष की आयु वाला जो था वो मूर्त सक्रिय चरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बाकी के जो और चरणों को लेकर के जो भी इनके सिद्धांत हैं वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसी बच्चे के शारीरिक विकास को निम्न में से किस प्रकार के रूप में निर्धारित किया जा सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक विकास हो रहा है तो वहाँ देखिए, आनुवांशिक, गुणात्मक, सकारात्मक यहाँ निर्धारित करने के ये मानदंड तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि हम उसकी लंबाई, उसका भार, उसका ये सब हम तो मतलब भार करते हैं, उसका भार नापते हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा, मात्रात्मक होता है ये, है ना। शारीरिक विकास को जब हम वर्गीकृत निर्धारित करते हैं तो वो मात्रात्मक रूप में निर्धारित करते हैं कि उसका कितना भार है, कितनी आयु है, कितनी ऊंचाई है, कितना लंबाई है, जो भी है, तो ये सब मात्रात्मक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्न में से मॉस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये तो भाई कभी कभी रुला भी लेते हैं और कभी कभी क्या होता है कि कितने सारे फैक्ट्स पढ़ के जा रहे हैं, उसके बाद आता कुछ और ही है फैक्ट के नाम पे। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अजीब से होते हैं कि आपने कितना भी अच्छे से डीप कंसेप्ट के साथ पढ़ाई की हो, लेकिन थोड़ा सा आपने एक दो नंबर का, एक दो उसका फैक्ट्स का ऊपर नीचे कर दिया हेर फेर, और आपका पूरा 1 नंबर 2 नंबर वो ले गया। खैर, इसमें जो सही आंसर है, मॉस्लो ने जो सिद्धांत दिया था वो था पदानुक्रमिक सिद्धांत। स्पीयरमैन तो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, इनका नाम क्यों यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है पता नहीं, लेकिन चलिए, पदानुक्रमिक मॉस्लो का सिद्धांत था। ठीक है, हायरार्की जिसको बोलते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा वो प्रभावी कदम हो सकता है जिसे 10 वर्ष तक छात्रों के संबंध में शिक्षकों द्वारा लिया जाना चाहिए? 10 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष तक।
तो गृह कार्य देना चाहिए, वर्णनात्मक गृह कार्य देना चाहिए, कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये पूछा है उन्हें माता पिता द्वारा किए जाने वाले कार्य सौंपने चाहिए। तो कौन सा आपके हिसाब से वो कदम होना चाहिए जो 10 वर्ष तक छात्रों के संबंध में लिया जाना चाहिए? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। सोचने की बात है कि ये ऑप्शन कैसे हो सकता है, लेकिन आप इसके बारे में डिटेल से और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए। यहाँ पे जो उन्होंने बताया, जो विद्वानों ने, उन्होंने ये बताया कि 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोई गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या होता है, अधिक से अधिक उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए। आप उतना भर के उनको होमवर्क दे देंगे तो वो उनकी जो बाकी जो एक्टिविटी है, और क्योंकि उनका फिजिकल जो शारीरिक विकास है वो भी हो रहा है, तो वो फिर वो कहीं ना कहीं वो